So anyways, we will start with next topic, that is nothing but ideal gas equation. So एक बेसिक बैकग्राउंड, सॉलिड का स्टडी करना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स लगते हैं। सॉलिड्स में अगर आपको कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स का स्टडी करना है तो यू यूज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अगर आपको सॉलिड्स में सेमीकंडक्टर्स का स्टडी करना है तो यू यूज बैंड गैप। और बैंड गैप के साथ साथ बैंड गैप क्या आता है पहले पता होना चाहिए, दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसको बोलते हो बैंड गैप। कंडक्टर्स के लिए देयर इज नो बैंड गैप, और इंसुलेटर्स के लिए द बैंड गैप इज वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जिस मटेरियल का बैंड गैप 0 से 3 eV के बीच में होता है, दोज आर सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनको आप हियर ऑनवर्ड्स बैंड गैप से भी क्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है तो यू कैन यूज इधर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और बैंड गैप्स। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम और एक पैरामीटर यूज कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, Ni और NH। याद है Ni और NH? Ni is number of intrinsic charge carriers, intrinsic semiconductor, pure semiconductor। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, दे आर इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हो? Ni। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में मेजोरिटी कौन होता है? होल। तो वहां पे आप NH मेजर करते हो या फिर NH को यूज करते हो टू कैलकुलेट समथिंग एल्स, और एन टाइप में Ne। तो ऐसे अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी करना होगा तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर, जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। सिमिलरली जब आपको गैसेस का स्टडी करना होता है तो गैस का स्टडी करने के लिए 3 पैरामीटर है हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। लेकिन एंट्रोपी आप सिर्फ केमिस्ट्री में ही सीखोगे, फिजिक्स में एंट्रोपी वी विल नॉट डिस्कस। तो 4 पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट इन द सिलेबस फॉर यू, फॉर फिजिक्स एटलीस्ट। तो इफ आई वांट टू स्टडी गैसेज इन डिटेल्स तो हमारे पास 3 पैरामीटर रह जाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ। ये आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन 3 अलग अलग लॉ से बना है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसाक्स लॉ। एवोगैड्रो लॉ भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन आइडियली चलो एवोगैड्रो लॉ भी डिस्कस कर लेंगे, आपको वो सिलेबस में नहीं है। तो देयर आर इन टोटल 4 लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। So the relation between pressure, volume and temperature of a gas is known as ideal gas equation। आपको इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डिटेल पूरा का पूरा 12th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो हम इन डिटेल गैस का स्टडी करेंगे, फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। देखो मैंने बोला आपके पास 3 पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो तीनों में से एक को आप कांस्टेंट कर देते हो, एक को चेंज करते हो, और बचा हुआ जो एक है उसमें क्या वेरिएशन है वो चेक करते हो। तो आइडियली व्हाट वी डू इज, जैसे बॉयल्स लॉ है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा और मैं प्रेशर चेंज करूंगा, चेक करूंगा व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो इट इज सीन दैट प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, pressure of fixed amount of gas, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मतलब हमने एक कंटेनर लिया, उसमें मास ऑफ गैस को फिक्स कर दिया, तो थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग मास चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास 1 kg है तो 1 kg है, डन। तो प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, provided temperature is kept constant,
तो P is inversely proportional to V at constant temperature. Temperature is kept constant. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, P equal to some constant by V, therefore PV equal to constant. PV equal to constant आ जाएगा, where K is a constant, राइट। तो सिंपल है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीन पैरामीटर से टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मतलब अभी मैं प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होने दूंगा नहीं, हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे प्रेशर और चेक करेंगे वॉल्यूम में क्या चेंज है। तो ऐसा हमको मिलता है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, देयरफॉर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हो गया पहला लॉ। दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इसमें आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम ऑफ a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature मतलब कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। तो यहाँ पे याद रखना टेम्परेचर हमेशा कौन से स्केल में है? केल्विन स्केल में है। तो वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस is directly proportional to volume of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided pressure is kept constant, provided pressure is kept constant. Therefore volume is proportional to temperature at constant pressure. So therefore volume equal to some constant K into T. Therefore volume by temperature equal to a constant. Then third law is Gay-Lussac's law. Third is Gay-Lussac's law. और Gay-Lussac's law में हम वॉल्यूम को रखते हैं कांस्टेंट। तो प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस is directly proportional to absolute temperature provided volume is kept constant. So pressure of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature provided what is kept constant? Volume. Okay, pressure of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided volume is kept constant. यहाँ पे pressure is proportional to T at constant volume. So similarly pressure equal to some constant into T, therefore pressure by temperature is a constant. तो बहुत बेसिक है, एक्सट्रीमली बेसिक आइडिया। हमारे पास तीन पैरामीटर से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। चौथा एंट्रोपी से मैं बता देता हूँ एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमनेस? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस था और मैंने कल ही आपको बताया था, कल या परसों, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे कंटिन्यूअसली मूव। तो जितना ज्यादा आप उसको हीट दोगे तो दे विल मूव फास्टर एंड दे विल मूव रैंडमली। तो एक सिस्टम का रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर्डनेस कितना है, दैट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी गिव्स यू डिसऑर्डर्डनेस ऑफ अ सिस्टम, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी तीन लॉ है, सिंपल है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, Charles law. And pressure directly proportional to temperature at constant volume, Gay-Lussac's law. अभी फोर्थ लॉ आपको टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट एज यू मेंशन तो ठीक है। एक और लॉ है, इसको बोलते हो एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ सिंपल है ये। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लॉजिकल भी है, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा गैस।
सिंपल सी बात है ना, मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो इट विल रिक्वायर लेस वॉल्यूम, अगर मेरे पास 1000 मोल्स ऑफ गैस है तो इट विल रिक्वायर मोर वॉल्यूम। तो सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to number of moles. Therefore volume is proportional to n. एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। we will call this as equation number 2 and this as equation number 3 and this as equation number 4। अगर मैं चारों ही इक्वेशन को एक साथ लिख दूं तो बन जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 and 4, from equation number 1 2 3 and 4 we get PV proportional to NT proportional to NT। आर अभी आना बाकी है। अभी आप चेक करो, अगर अगर आप राइट हैंड साइड को कांस्टेंट कर देते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मास फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड है। तो अगर आप इसको कांस्टेंट कर देते हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके राइट, देन चारों लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, ऑल द 4 लॉज शुड बी सेटिस्फाइड, ये याद रखना। तो हमने जब टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया। जब मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है। जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है, राइट करेक्ट। जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें चारों ही लॉ कंबाइन कर दिए हमने। तो कंबाइनिंग ऑल द 4 इक्वेशंस वी गेट पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी। तो पीवी इक्वल टू, अगर मुझे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो क्या लिखूंगा, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 5 is known as ideal gas equation, is known as ideal gas equation। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, एक्सट्रीमली सिंपल। 4 लॉ है, चारों कंबाइन कर दो एंड डन। तो इसके बाद अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। बहुत सिंपल है। द आइडिया इज कि जब भी हम किसी बॉडी को, मैटर को हीट करते हैं तो इट इज सीन दैट द मैटर एक्सपांड्स and when you cool it down it contracts। so when matter is heated, when matter is heated it normally expands, it normally expands and when cooled, and when cooled it contracts। तो अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जब हमने बोला था कि पहले पहले 1 मीटर कितने डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे, इफ यू रिमेम्बर, तो उसके लिए एक प्लैटिनम इरिडियम रॉड बनाया था, वो जेनेवा में रखा था, उसके कॉपीज बना के पूरे दुनिया में सर्कुलेट करते थे, राइट। हाँ नहीं, मीटर के लिए भी वही था, ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम नहीं होगा, लेकिन रॉड था एक विच वॉज कॉल्ड एज 1 मीटर। पर प्रॉब्लम क्या था कि वो रॉड जो है जिसका लेंथ 1 मीटर है, व्हेन यू टेक इट टू प्लेसेस लाइक राजस्थान वेरी हॉट तो इट एक्सपांड्स एंड देन व्हेन यू टेक इट टू प्लेसेस लाइक कश्मीर इट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो द आइडिया इज मे बी दैट इज नॉट प्लैटिनम इरिडियम बट देयर वाज अ रॉड जिसको हमने बोल दिया था स्टैंडर्ड 1 मीटर, वैसे स्टैंडर्ड 1 kg भी था, राइट। तो वो 1 मीटर के रॉड का प्रॉब्लम क्या था कि जब आप उसको हॉटर प्लेस पे लेके जाओगे तो एक्सपांड होता है, कोल्डर प्लेस पे लेके जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है।
तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबली हर जगह पे टेम्परेचर सेम नहीं है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन चेंज किया। यू रिमेंबर व्हाट वाज द न्यू डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलोगे? 1 मीटर। अब इसका ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्लोबली कहीं पे भी जाओगे तो लाइट will travel the same distance in that amount of time. That is why वो definition change किया. It was primarily because of thermal expansion. क्योंकि जब मैटर को हीट करोगे इट विल एक्सपैंड, जब कोल्ड होगा तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के अंदर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। What happens is inside a solid, so the atoms of solid they vibrate about their mean position, बराबर। तो जब आप इसको हीट करोगे तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो पहले क्या था? पहले दे वर वाइब्रेटिंग विथ स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स एंड नाउ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स। तो जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो क्या होगा? एक्सपांशन होगा। तो सिंपल आइडिया है कि यहाँ पे होगा एक्सपांशन। तो सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो व्हेन of course the atoms of solid, we know that और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जनरली, नॉर्मली, क्योंकि हमेशा हमेशा एक्सपांड ही होगा ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम अदर मटेरियल्स आल्सो व्हिच एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। तो मैंने इसलिए बोला नॉर्मली, इट नॉर्मली एक्सपैंड्स। तो वी नो दैट द एटम्स ऑफ सॉलिड्स, द एटम्स ऑफ सॉलिड्स vibrate about their mean position, vibrate about their mean positions. When heated, they start vibrating faster and with more amplitude, and hence it is seen that solids expand when heated. It is seen that solids expand when heated. तो थर्मल एक्सपांशन जो है हम नॉर्मली सॉलिड्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो दैट इज द आइडिया, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स ओनली। तो रिमेंबर दिस, क्योंकि ये नॉर्मली सॉलिड्स के लिए ही होता है, आप देखोगे आगे। तो अगर थर्मल एक्सपांशन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? अभी सिर्फ लेंथ वॉल्यूम या एरिया मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने बोला एक्सपांड होता है, तो लेंथ भी बढ़ सकता है, एरिया भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। तो इन जनरल डायमेंशंस चेंज होंगे। द इंक्रीज इन डायमेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर ये वर्ड कभी यूज करते, कभी नहीं करते। कभी बोलते ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना। हमने कल ही देखा था दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। सो इंक्रीज इन डायमेंशंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी इज नोन एज थर्मल एक्सपांशन। सिंपल। तो द इंक्रीज इन डायमेंशंस। अब बोलोगे इंक्रीज क्यों, डिक्रीज क्यों नहीं? हो तुम एक्सपांशन बोल रहे हो, स्पेसिफिकली तुमने टाइटल में ही बोला है। क्या बोला है? एक्सपांशन। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने ही वाले हैं, राइट? अगर बोला होता इस केस में एक्सपांशन नहीं बोला होता, राइट, तो थर्मल चेंज बोला होता। तो थर्मल चेंज में क्या बोलते तुम? द चेंज इन डायमेंशन, क्योंकि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ओनली ऑन एक्सपांशन। द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, the increase in dimensions of a body due to increase in temperature, or you can say due to thermal energy, due to increase in thermal energy is known as thermal expansion.
is known as thermal expansion. यहां तक क्लियर? तो आइडिया क्लियर हुआ क्या? आइडिया इतना है, सॉलिड में पीरियोडिक अरेंजमेंट है। आप जब हीट करोगे तो ऑलरेडी सॉलिड्स के जो एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, दे वर वाइब्रेटिंग अबाउट मेन पोजीशन। जब आप हीट करोगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब ये जो हीट है, इट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया? एटम्स को गया। तो एटम्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड, दे विल एक्सपांड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज नोन एज thermal expansion. There are three types of thermal expansions. There are three types of thermal expansion. और ये टॉपिक इतना सिंपल है, एक जो थ्योरी आप लिखोगे, पहले के लिए वैसा ही, दूसरे के लिए वैसा ही, तीसरे के लिए। तो सबसे पहला है लीनियर एक्सपांशन। तो समझ में आ ही गया होगा क्या बढ़ने वाला है यहाँ पे? लेंथ। नंबर 2, एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन को आप सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हो, क्योंकि एरिया मतलब सरफेस, सरफेस, इसलिए वहां से आता है सुपरफिशियल एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन। तो हमको 1 बाय 1 तीनों का थ्योरी देखना है, और तीनों का थ्योरी एग्जैक्टली सेम है। हाँ, सिर्फ एक दो वर्ड यहाँ वहाँ वो बता तो तुमको मैं, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। यू रिमेंबर वन, यू रिमेंबर ऑल, सिंपल सा लॉजिक है इधर। तो पहला, फर्स्ट इज लीनियर एक्सपांशन। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, एग्जाम में भूल जाते हैं, तो भूलने का कोई केस ही नहीं है। वो थ्योरी लिखना पड़ेगा, और थ्योरी लिखने के लिए आपको आपको एक मैपिंग करना होता है कि हाउ टू राइट इन एग्जाम, हाउ टू रिमेम्बर। होता है बहुत तरह का, सब मुझे आता था, मैं पढ़ के गया था, पढ़ के गई थी, एग्जाम में ब्लैंक हो गई। वो ब्लैंक क्यों होते हैं? बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग अ प्रॉपर मैपिंग। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। लीनियर एक्सपांशन क्या है? द चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन। नंबर 2, तुमको लीनियर एक्सपांशन समझाना है तो एक रॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम लेंथ की बात कर रहे हो। तो लेंथ के केस में क्या कंसिडर करोगे? रॉड। फिर रॉड को क्या करोगे? हीट, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे। कितने से करोगे? डेल्टा टी से करोगे। उसकी वजह से इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा? डेल्टा एल होगा, बराबर। फिर ये इंक्रीज इन लेंथ किस पे डिपेंड करता है, ये बताना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सब। ये होने के बाद एक फॉर्मूला बनेगा, उसमें कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को डिफाइन करना है। डन। तीनों केस में यही करना है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, ड्रॉ डायग्राम इफ नेसेसरी, राइट। जो भी तुम कर रहे हो, लेंथ था एल, तुमने हीट कर दिया, टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया डेल्टा एल से। फिर लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, उसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, उसको डिफाइन करना है। दैट्स इट, हो गया, डन। तो डेफिनेटली नया पैरामीटर जब भी आता है तो उसके क्या फाइंड करते हो? डायमेंशन एंड एसआई यूनिट। तो पहले तो डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीज इन लेंथ, the increase in length of a body due to thermal energy, मतलब due to increase in temperature, in short, due to increase in temperature, is known as linear expansion, is known as linear expansion. ओके, तो हमारे पास एक रॉड है, लेट अस टेक सम रॉड। तो लेट अस कंसिडर रॉड ऑफ लेंथ एल। तो हमारे पास एक रॉड है, इमेजिन दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ एल। अब जब मैंने इसको हीट किया, मतलब टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से बढ़ाया, तो इसका लेंथ बढ़ गया। अब थोड़ा लेंथ इस साइड से बढ़ेगा, थोड़ा लेंथ उस साइड से बढ़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ही साइड दिखाता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ पता करना है कि चेंज इन लेंथ कितना है। तो इनिशियल लेंथ कितना था? एल। तो यहां से यहां तक कितना आ गया? एल। ओके, और ये है इंक्रीज इन लेंथ, इसको बोल देंगे डेल्टा एल। सिंपल। एक्सपांशन दोनों साइड से ही होता है, लेकिन अभी आधा डेल्टा एल बाय 2 यहाँ दिखाऊं, डेल्टा एल बाय 2 वहां दिखाऊं, तो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन
delta m on the one side, right? Then तो हमने क्या कंसिडर किया है, रॉड. तो लेट अस कंसिडर अ रॉड. कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L, of length L. Let the temperature of the rod be increased by the temperature of the rod be increased by delta T, by a delta T. Let delta L be the increase in length, be the increase in length. हो गया बेसिक डिस्कशन. अब इट इज सीन दैट, तो हमारे पास एक रॉड था, लेंथ L था, टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ गया डेल्टा L से. इट इज सीन दैट, अब ये बुक टू बुक इसके आगे का लिखने का तरीका अलग है. इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब इंक्रीज इन लेंथ ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, बराबर. अभी कई बुक में ऐसा लिखा है, कई बुक में बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ? डेल्टा L by L. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको लिखना है ऐसा बोलो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, पर फ्रैक्शनल चेंज मतलब पता होना चाहिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चैप्टर नंबर 1 अगेन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. या तुम सीधा सीधा बोल दो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आगे जाके हम देखेंगे रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, वहां पे भी ऐसे ही आएगा. change in resistance is proportional to original resistance and increase in temperature. So it is seen that fractional change in length, it is seen that fractional change in length, fractional increase in length भी बोल सकते हो, fractional increase in length is directly proportional to, is directly proportional to change in temperature. मतलब increase in temperature, to change in temperature. तो ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर सब एक ही है. Therefore, fractional change, fractional increase, delta L by L is proportional to delta T. ओके, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. तो डेल्टा L by L इक्वल टू अल्फा डेल्टा T. अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी अल्फा है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी अल्फा है. तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसके लिए मैं इसको सिर्फ शेप चेंज कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा. वो अल्फा कौन है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. ये अल्फा क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, राइट. गुड. तो सिंपल आइडिया. तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको नाम भी है, इसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. क्या बोलते हो इसको? So where alpha is constant of proportionality, where alpha is constant of proportionality, known as coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion. और जो coefficient of linear expansion है it depends on the nature of material. मतलब स्टील के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, किसी और मटेरियल के लिए अलग, राइट. So you should know it depends on the nature of material. So it depends on nature of material. Good. यहाँ तक क्लियर. अब हमको अल्फा का इक्वेशन भी डिराइव करना है, उसको डिफाइन भी करना है. तो अल्फा का इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले एक काम करो, अल्फा को एक साइड रखो, डेल्टा टी को शिफ्ट कर दो. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? बाय एल डेल्टा टी. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल मतलब फाइनल लेंथ एट हायर टेम्परेचर माइनस इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री. तो हम यहाँ पे शुरुआत में इनिशियल टेम्परेचर कितना देते हैं? 0 डिग्री,
राइट। बाद में देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इनिशियल टेम्परेचर 0 लो या मत लो, अपॉन इनिशियल लेंथ मतलब लेंथ एट 0 डिग्री, डेल्टा टी मतलब हायर टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। नॉर्मली इनिशियल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री। तो वेयर एल टी, L0, T और T0 ये क्या है बताना पड़ेगा। वेयर एल टी इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर, लेंथ एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में, नॉर्मली दिस इज इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमको पर डिग्री सेल्सियस में दिया होता है। तो मैंने बोल दिया पर डिग्री, मैंने यूनिट बता दिया आपको कैसे। ऊपर क्या है लेंथ, ये भी क्या है लेंथ, लेंथ मतलब डायमेंशनली कैंसल। तो डायमेंशनली बचा कौन, कहाँ पे बचा डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन टेम्परेचर। तो अल्फा की जो वैल्यू दी होती है नॉर्मली दी होती है पर डिग्री सेल्सियस में। अगर पर केल्विन में दिया होगा तो टेम्परेचर तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे टेम्परेचर दिया होता है पर डिग्री सेल्सियस में। तो एल टी इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर और L0 इज टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। तो दिस लेंथ ऑफ द रॉड एट लोअर टेम्परेचर, lower temperature. Normally we take this to be 0 degree Celsius. Okay, then T is higher temperature of course, and T0 is lower temperature. मैं जानबूझ के जनरलाइज कर रहा हूँ, आई वुड हैव सेड कि 0 डिग्री है, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री रखते हो कि नहीं। हम इनिशियली सिर्फ स्टार्ट करते हैं, इनिशियली बोलते हैं कि चलो डिग्री इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री था, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फाइनल टेम्परेचर जो भी होगा 27 होगा। तो यू विल जस्ट राइट डाउन हियर 27, 27 माइनस 0 इज 27। तो यहाँ तक क्लियर, क्लियर क्लियर। अब इस फॉर्मूला में या फिर इस फॉर्मूला में अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं 1 यूनिट। Why 1 unit? Because I don't know whether I am in CGS system or in MKS system or SI system or FPS system. So it is just 1 unit. CGS में हो गए तो 1 सेंटीमीटर, MKS या SI में हो गए तो 1 मीटर, FPS में हो गए तो 1 फीट। तो अगर इनिशियल लेंथ 1 यूनिट हुआ और अगर चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर सॉरी, अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, मतलब व्हाट आई एम डूइंग इज मैं डिनोमिनेटर में L0 क्या सेट कर रहा हूं और चेंज इन टेम्परेचर क्या कर रहा हूं 1, राइट। देयरफॉर ये जो अल्फा है ये अल्फा क्या बन जाएगा LT माइनस L0 मतलब चेंज इन लेंथ। तो अल्फा डिफाइन कैसे करोगे, हो गया ना, डेफिनेशन हो गया। चेंज इन लेंथ सिर्फ ऐसा बोलेंगे चेंज इन लेंथ नहीं, चेंज इन लेंथ सिर्फ चेंज इन लेंथ बोल के चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ नहीं, अंडर सम कंडीशंस। कंडीशन क्या थे, इनिशियल लेंथ कितना था 1 यूनिट और चेंज इन टेम्परेचर कितना था 1 डिग्री सेल्सियस। तो डिफाइन कैसे करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तुमने कहाँ डिफाइन किया है 0 डिग्री, फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature। हो गया डेफिनेशन। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। तुम जो लिख रहे हैं, तुम जो यहाँ पे मैथ्स के फॉर्म में लिख रहे हो, इक्वेशन के फॉर्म में, उसको इंग्लिश में लिखना है ना, तो कर दो डिफाइन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is defined as change in length या better increase in length, is defined as increase in length per unit original length
at 0 degrees Celsius for 1 degree rise in temperature or for 1 degree increase in temperature. Increase in temperature. हो गया डन. अब जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया, इनिशियल टेम्परेचर 0 रख के देखा, फिर इनिशियल टेम्परेचर 1 डिग्री रख के देखा, फिर इनिशियल टेम्परेचर 2 डिग्री रख के देखा, तो इट वाज सीन दैट कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है विद इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टेम्परेचर मतलब. तो इट इज सीन दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो दैट इज वाई इन जनरल तुम अगर इनिशियल टेम्परेचर को 0 नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा. तो इट इज सीन दैट the value of alpha does not change significantly. मतलब चेंज तो होता है लेकिन बहुत स्मॉल चेंज है. So does not change significantly with increase in temperature. With increase in temperature. Therefore, in general, देखो अभी आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें आपने LT माइनस L0 अपॉन L0 इंटू T माइनस T0 लिख दिया. तो इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू क्या लिखा था, LT. LT की जगह पे L2, where L2 is length at higher temperature T2 minus L1, where L1 is length at lower temperature T1 upon L1 into T2 minus T1. हो गया जनरल फॉर्मूला, राइट. तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से आपको पता होना चाहिए. where L2 is length at higher temperature T2, मान लो 50 डिग्री होगा, higher temperature T2. L1 is length at lower temperature T1, length at lower temperature, मान लो 10 डिग्री मान के चलाया आपने, तो 10 डिग्री length at lower temperature T1, and T1 of course is lower temperature, T2 of course is higher temperature, and T1 is lower temperature. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है. डन. तो जस्ट रिमेंबर द फ्लो. हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने डिफाइन किया था, हमने बोला कि द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी और ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन. एक रॉड लिया, let us consider a rod of length L. Let us increase the temperature by delta T. Hence, there is increase in the length which is delta L. It is seen that the fractional change in length is directly proportional to change in temperature. So, fractional change in length is equal to some constant. This constant is known as coefficient of linear expansion. So, therefore, alpha equal to delta L by L delta T. Delta L is LT minus L0 upon L0 T minus T0, where LT is length at higher temperature T, L0 is length at initial temperature 0, L0 is again length at initial temperature 0, T is higher temperature और T0 तो 0 ही है क्योंकि हम शुरुआत में इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं 0. फिर हमने अल्फा डिफाइन कर दिया बाय पुटिंग L0 1 एंड डेल्टा T as 1. हमने बोला कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. बराबर, गुड. तो हमको मिल जाएगा अल्फा LT माइनस L0. फिर इट वाज सीन दैट कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है विद चेंज इन इनिशियल टेम्परेचर. तो अल्फा की वैल्यू अगर इनिशियल टेम्परेचर चेंज भी कर दे तो ज्यादा चेंज नहीं होती है. तो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1. हो गया. where L2 is length at higher temperature, L1 is length at lower temperature. और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस. तो द SI यूनिट इज पर डिग्री केल्विन, बट इन जनरल इट इज पर डिग्री सेल्सियस. तो मैं इसलिए यूनिट लिखूंगा नहीं क्योंकि ऐसा टोल्ड यू डिपेंड करता है तुमको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या दी है. इफ दे हैव गिवन यू इन डिग्री सेल्सियस, यू आर सपोज टू यूज इन डिग्री सेल्सियस.
अगर केल्विन में दिया तो केल्विन में लिखना पड़ेगा आपको। अब ये जो टॉपिक है इसके दो डुप्लीकेट्स और है, एरियल एक्सपांशन एंड। तो अब देखो होगा क्या क्या चेंज होता है वो देखते जाओ, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा इसमें सब लिखने में। आई विल जस्ट टेल यू कि क्या क्या चेंज करना है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना करोगे कि इंस्टेड ऑफ लीनियर यू विल से एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो बोलोगे एरियल एक्सपांशन, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी इज नोन एज एरियल एक्सपांशन। तो ये आ गया पहला चेंज। और नोट्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग का काम है उसमें। तो द सेम थिंग यू विल फाइंड देयर। तो इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू change in thermal energy और increase in temperature is known as aerial expansion। अब जब तुम एरिया की बात करोगे तो रॉड लेके काम चलेगा क्या? नहीं, हमको एक प्लेट लेना पड़ेगा। बेस्ट थिंग इज टू टेक स्क्वायर प्लेट। बोलोगे रेक्टेंगुलर क्यों नहीं? और रेक्टेंगुलर के दोनों साइड्स अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। तो आगे जाके, क्योंकि आगे जाके हमको थोड़े से फॉर्मूला और डिराइव करने हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। एक साइड अलग डायमेंशन से इंक्रीज होगा, दूसरा अलग से होगा। तो बेटर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट। तो लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट ऑफ इनिशियल एरिया A0। तो हम एक स्क्वायर प्लेट ही ले लेंगे। ओके, वो हुआ तो था, फिर वापस से घूम गया। चलो डजंट मैटर, तो ठीक है। एनीवेज लेट अस टेक स्क्वायर प्लेट। अब नहीं देखा स्क्वायर तो इमेजिन कर लेना स्क्वायर है। फाइन, गुड। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका इनिशियल एरिया कितना है? A0 बोल दो, ठीक है। तो कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L की जगह पे A। तो कंसिडर स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया A। कंसिडर स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया A। ऑफ एरिया A बोलो, A0 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट be increased by delta T. Let delta A be the increase in the area. So let the temperature of the plate be increased by delta T. Let delta A be the increase in area. तो अभी इंक्रीज हो जाएगा इसका एरिया। द एरिया विल इंक्रीज बाय सम अमाउंट डेल्टा ए। तो ये आ गया न्यू एरिया। तो न्यू एरिया कितना होगा? A प्लस डेल्टा ए, या तो A0 प्लस डेल्टा ए। तो ये इंक्रीज इन एरिया है। दिस मच एरिया हैज इंक्रीज्ड। कितने से इंक्रीज हुआ? डेल्टा ए। वापस से वही, इट इज सीन दैट वहां पे क्या हुआ था? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे भी एवरीथिंग विल बी द सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो एक तीर में तीन निशाने हैं इधर। it is seen that fractional change in area is directly proportional to change in temperature। तो जहां L दिखता है वो हटाओ, क्या लिखोगे? A। जहां अल्फा दिखता है वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम कर देंगे चेंज। ओके, गुड, फाइन। तो सिर्फ इतना ही करते रहना है हमको, बाकी कुछ नहीं। तो fractional change in area is directly proportional to change in temperature। तो delta A by A is proportional to delta T। तो delta A by A equal to beta delta T, where beta is constant of proportionality known as coefficient of areal expansion or superficial expansion। It is seen that this beta depends on the nature of material, right? तो यहाँ पे आ जाएगा beta equal to डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी, बराबर।
फिर उसके बाद बीटा इक्वल टू AT माइनस A0 अपॉन A0 T माइनस T0। ये डिजिटल के से बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो हर एक चीज लिखना पड़ता था, एक एक चीज। अब फॉर मी इट इज गुड। तो बीटा यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे एरिया, चलते जाएगा ऐसा। ए नॉट 1 यूनिट, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे ए, वापस से यहाँ पे ए फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना एग्जाम में। हाँ, तो बताओ अभी इधर क्या लिखेंगे? बीटा इक्वल टू AT माइनस A0 अपॉन A0। AT A0 एरिया, एरिया, और यहाँ पे A0 1 यूनिट है, यहाँ पे बीटा AT A0 AT। फिर डिफाइन भी तो वैसे ही करना है, कैसे डिफाइन किया था? कैसे डिफाइन किया था हमने? क्या डिफाइन किया था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ का डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। इट इज डिफाइंड एज चेंज, मतलब इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हो गया। तो सब कुछ सिमिलर लाइंस पे है, सिर्फ डायग्राम चेंज हुआ है, और जहां लेंथ है वहां पे एरिया लिखा है, लीनियर की जगह पे एरिया लिखा है। डन। तो डेफिनेशन भी यहाँ पे वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम सेम सेम। Quotient of areal expansion is defined as increase in area per unit original area at Celsius for 1 degree increase in temperature. So quotient of areal expansion is defined as increase in area per unit original area for 1 degree increase in temperature. It is seen that the value of beta does not change significantly with increase in temperature. Therefore, in general, so in general, beta equal to A2 minus A1 upon A1 T2 minus A1। फिर मैं अभी लिखूंगा नहीं, where A2 is area at higher temperature T2, A1 is area at lower temperature T1। T2 is higher temperature, T1 is lower temperature, A2 is area at higher temperature T2 and A1 is area at lower temperature T1। तो वो अभी मैं रेप्लिकेट करूंगा नहीं उसको, बिकॉज यू ऑलरेडी नो नाउ। यहाँ तक क्लियर? राइट। ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुमको इनमें रिलेशन भी बनाना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा, और अगला जो आएगा वॉल्यूम एक्सपांशन रह गया, तो अगला टॉपिक क्या है? वॉल्यूम एक्सपांशन है। तो अगेन लगभग सब कुछ सेम है, लगभग, मतलब इसमें कुछ थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा सा अलग है, लिटिल बिट इज डिफरेंट। अल्फा और बीटा ये लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे लगभग सेम होते हैं, इसलिए हमने लास्ट इक्वेशन लिखा A2 माइनस A1 अपॉन A1 T2 माइनस T1। लेकिन जो वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट होता है, जिसको आप गामा बोलोगे, वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसको तुमको 0 डिग्री पे ही डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज सीन दैट उसकी वैल्यू जो है लोअर टेम्परेचर पे अलग आती है, हायर टेम्परेचर पे अलग हो जाती है। दैट इज वाई फॉर दैट कोएफिशिएंट जो अभी आएगा, उसको आप हमेशा इनिशियल टेम्परेचर क्या लोगे? 0 डिग्री। तो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लेके ही डिफाइन करोगे उसको। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगला जो है वो आएगा वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन हम लोग एक क्यूब लेंगे विथ लेंथ, साइड लेंथ L। तो इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू थर्मल एनर्जी और इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपांशन। अब डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि तुम यहाँ पे स्क्वायर प्लेट नहीं लेते, तुम यहाँ पे क्या लेते हो? क्यूब। अभी मैं क्यूब तो ड्रॉ करूंगा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे बोल दूंगा ये क्यूब है, समझ लो ये क्यूब है, उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V।
इंक्रीज कितना है, डेल्टा वी। आलसी लोग ही अच्छा करते हैं, याद रखना। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं एप्लीकेबल है, और मेरे लिए। द इंक्रीज इन volume of a body due to increase in temperature is known as volume expansion. Then consider a cube of volume V. So consider a cube, of course with some side length. Side length कितना लोगे, L मान लो. तो consider a cube of volume V. Let the temperature of the cube be increased by delta T. Let delta V be the increase in volume. Delta V be the increase in volume. It is seen that fractional increase in volume is directly proportional to change in temperature of the body. So it is seen that fractional change in volume is directly proportional to temperature of the change in temperature of the body. Okay, fractional change in volume. तो यहाँ पे आएगा V and V. फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा V बाई V. तो यहाँ पे भी ये A की जगह पे लिखोगे V, और B की जगह पे लिखोगे गामा, तो यहाँ पे यूज होगा गामा. तो फिर गामा इज constant of proportionality known as coefficient of volume expansion. Again, it depends on the nature of material, but this time it also depends on the temperature. वो मैं बाद में बताऊंगा. ओके, तो गामा इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी. तो गामा इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी. फिर वही वही स्टोरी रिपीट. क्या स्टोरी था, Vt minus V0 upon V0 T minus T0, where Vt is volume at higher temperature T, V0 is volume at lower temperature 0 degree, T is higher temperature, T0 is lower temperature. फिर वही V0 equal to 1 unit, delta T is 1 degree Celsius, तो वैसे ही डिफाइन कर लेंगे. तो डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तक सब कुछ सेम ही है, आखिरी एक सिर्फ सेंटेंस चेंज होता है. ओके, तो इन दिस केस बीटा की जगह पे गामा वी, यहाँ पे भी वी आ जाएगा, यहाँ पे भी वी आ जाएगा. तो गामा वी टी V0 वी टी. एरिया की जगह पे वॉल्यूम, इंस्टेड ऑफ एरिया यू शुड बी राइटिंग डाउन वॉल्यूम हियर. वॉल्यूम and volume and V and gamma and V and V and of course V and of course V. हो गया, गुड. तो क्या लिखूं मैं, V0 इक्वल टू 1 यूनिट. यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा VT माइनस V0 VT माइनस V0. तो गामा डिफाइन कैसे करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम per unit original volume at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. तो वही है सब. हाँ, यहां तक सेम है. अब वो पार्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि अब इट इज सीन दैट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर पे अलग आता है, हायर पे अलग होता है. तो कोएफिशिएंट ऑफ volume expansion is defined as increase in volume per unit original volume at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. Coefficient of volume expansion is defined as increase in volume per unit original volume at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. But इसके आगे हो गया change. But it is seen that coefficient of volume expansion initially increases with increase in temperature,
initially increases with increase in temperature and then becomes constant at higher temperature and becomes constant at higher temperature. तो इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन को डिफाइन करते वक्त हमेशा इनिशियल टेम्परेचर क्या लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव है। तुम अगर इनिशियल टेम्परेचर कुछ और ले लोगे तो वैल्यू अलग आ जाएगा, सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड एरियल एक्सपांशन दे डू नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज विद टेम्परेचर। तो वॉल्यूम एक्सपांशन का केस इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ हाउ डज इट लुक लाइक। तो यहाँ पे हम प्लॉट करें टेम्परेचर केल्विन में प्लॉट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लेटर से वी आर प्लॉटिंग गामा वैल्यू। तो इट इज सीन दैट कि इनिशियली गामा वैल्यू बढ़ता है और फिर हो जाता है कांस्टेंट। तो ये लगभग 3 से 6 के बीच में आती है वैल्यू। आई डू नॉट रिमेम्बर, मैं नोट्स में डाल दूंगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है अब। लेकिन ये जो टेम्परेचर है जिसपे कांस्टेंट हो जाता है, कौन कांस्टेंट होता है? गामा। ये अप्रोक्सीमेटली 500 केल्विन आता है, और रफली इट इज 500 केल्विन। तो दैट इज द आइडिया। तो ये ग्राफ एक एक्स्ट्रा ग्राफ है जो आपको लगेगा गुड। तो अभी हमको रिलेशन डिराइव करना है अल्फा बीटा और अल्फा गामा, मतलब बीटा गामा, क्योंकि तुम अल्फा बीटा का रिलेशन डिराइव कर रहे हो और अल्फा गामा का कर रहे हो, मतलब तुम बीटा और गामा को भी रिलेट कर ही रहे हो इन शॉर्ट। तो वो हम कल करेंगे। अब दैट्स इट फॉर टुडे।